गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो के शुरू में आप सबसे बस यही उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कंप्यूटर की, कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुई, उनके क्या लिमिटेशंस थे, क्यों उनको नेगलेक्ट किया गया। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसका ईयर ऑफ स्टार्टिंग है 1940 से लेकर 1956। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि कहीं पे भी इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं है। अगर एक दो ईयर आगे पीछे होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जितना मैंने टॉपिक लिखा है, अगर आप इतना लिख कर आते हैं तो वेल एंड गोल्ड, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप इसे सेशनल में भी लिख सकते हैं और सेमेस्टर में भी लिख सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी हर एक यूनिट को प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि जब सेमेस्टर्स के पेपर आते हैं तो एक साथ सारा बल्क आप नहीं दो कर पाएंगे। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ के बता रही हूँ आपको। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज देयर मेन टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब्स को एज अ मेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसकी वजह से ये लार्ज, हैवी एंड पावर हंग्री के। दीज कंप्यूटर्स लाइक ENA, C and UNIVAC relied on machine language and punch cards for input. They were slow, generated a lot of heat, and often break down. For example, ENIAC, built by John Eckert and John Morley, was used for military calculations such as missile trajectories. These computers were mainly used for scientists and military because they were expensive and required skilled operators. These generations laid the foundation for electronic computing but was limited by size and reliability. इसकी साइज़ की वजह से इनको बहुत कम रखा गया, ज़्यादा इनको ऑफनली यूज़ नहीं किया गया। जस्ट साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्पस में ये यूज़ हुए हैं और इनका ज़्यादा स्कोप नहीं रहा। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो वैक्यूम ट्यूब्स है। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ ऐसे दिखते हैं, इस तरह के वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। मैंने इमेज भी साइड बाय साइड अटैच की है। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसा बताया, ENAIC है और यूनिवैक है। इसके की फीचर्स क्या थे? इसके की फीचर्स थे कि ये मशीन लैंग्वेज पर पूरी तरह बेस्ड थी। इसमें अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें मशीन लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, हम कोई और अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ज़ीरोइंग वंस के फॉर्म में होती है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। इनपुट कैसे कर देते हैं? हम पंच कार्ड के थ्रू करते हैं। इनका साइज़ मैटर करता है। अगर आप इसे लिखते हैं एज अ की पॉइंट तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इनका लार्ज था, ऑलमोस्ट रूम साइज मशीन थी। पावर कंजप्शन बहुत हाई था, हीट बहुत ज़्यादा ये लोग जनरेट करते थे और इसके फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स होते थे, क्योंकि ड्यू टू ट्यूब फेल हो जाती थी तो और ऑब्वियस सी बात है कि वो खराब हो जाता था। इसका मोड ऑफ यूज़ कहाँ था? प्रोग्राम बाय सेटिंग स्विचेस और केबल्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड मिलिट्री कैलकुलेशंस, दैट इज मिसाइल ट्रैजेक्टरीज। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग। लिमिटेशंस क्या थी इसके? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेंसिव, स्लो एंड अनरिलायबल, रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर्स। अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आप बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। की इन्वाइटर्स, जिन्होंने इन्वेंट किया, अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई भी बात नहीं है, लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। Now moves to second generation. The second generation introduced transistors, which replaced vacuum tubes, making computers smaller, faster, and reliable. Machines like IBM 1401 used assembly language, which was easier than machine language, and magnetic tapes for storage. They consumed less power, were more affordable, allowing businesses to use them for tasks like payroll and inventory management. Transistor marked a big leap as computers become more practical for commercial use. Though they were still large, needed trained practical for commercial use. They were still large and needed trained operators. This era saw computer move beyond research labs into industries. तो सारा का सारा जो मेन कोर है वो ये है कि वैक्यूम ट्यूब्स को हमने बदल दिया ट्रांजिस्टर से, और इसकी वजह से जो हमारा कंप्यूटर था वो साइज में थोड़ा कम्पैक्ट हुआ, छोटा हुआ, और इसकी जो काम करने की तेज़ी थी वो थोड़ी तेज़ हुई और रिलायबल हो गया। जैसे मशीन IBM 1041 है, 1401 सॉरी है, इसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे। असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया था क्योंकि ईजी है मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में, और मैग्नेटिक टेप्स को हमने यूज़ किया एज अ स्टोरेज।
और जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें कंज्यूम पावर को लेस किया गया, ये अफोर्डेबल हो गया, बिजनेस पर्पस के लिए ये यूज़ होने लगा। तो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई ट्रांजिस्टर्स की, एग्जांपल है IBM 401 CDC 1604। आप जो भी लिखते हैं अगर आप उसको पैराग्राफ के साथ साथ बीच में पॉइंट भी ऐड करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपके प्रेजेंटेशन पे काफ़ी अच्छा वर्क होना चाहिए, आपका एग्जांपल्स वगैरह आपको हर जगह पे मेंशन करने चाहिए। की फीचर्स लाइक स्मॉलर एंड फास्टर देन वैक्यूम ट्यूब्स, यूज असेंबली लैंग्वेज, मैग्नेटिक टेस्ट फॉर स्टोरेज, लोअर पावर कंजप्शन, more reliable than first generation. Mode of use, process business data like payroll inventory, programmed by technicians. Significance, made computer accessible to businesses, improved reliability and split. Limitations, still large and costly. Limitations बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। Still large and costly, फिर भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई सेकंड जनरेशन में, फिर भी इसके जो है कॉस्टली था, लार्ज था, उतना कम्पैक्ट नहीं था जैसे आज के टाइम पे है, और प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी दिक्कत दे रही थी। अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिसका टाइमिंग है 1964 से लेकर 1971। अगर आप ये मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई भी फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स ईयर नहीं है, तो अगर आप 1-2 साल आगे पीछे करते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट जो मेन है उससे 1-2 साल ही आगे पीछे होना चाहिए। थर्ड जनरेशन bought integrated circuits, tiny chips combining thousands of transistors, making computer even smaller, faster, and cheaper. Examples include that IBM 360 and PDP-8. These computers used high-level programming language like COBOL and Fortran, making programming easier. They supported multiple users through SAN sharing, while several people plowed use computer at once. Magnetic disk improved storage. Businesses, universities, and government widely adopted these computers for data processing and scientific calculations. Thus, generation made computer more accessible and versatile. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया। सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के, और थर्ड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को हटा के इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? ये टाइनी चिप्स होते हैं, कंबाइन किए जाते हैं ट्रांजिस्टर के, यानी इसमें 1000 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं तब जाके एक IC बनता है। और ये उन दोनों जनरेशन के कंप्यूटर से स्मॉलर थे, फास्टर थे, चीपर थे, और ये वाइडली यूज़ होने लगे। सबसे पहले हमने देखा कि वो सिर्फ मिसाइल्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे, मिलिट्री में और साइंटिफिक पर्पस में। दूसरे में हमने देखा कि वो बिजनेस में भी यूज़ होने लगा। अब हम देख रहे हैं थर्ड जनरेशन में कि ये सब जगह यूज़ हो रहा है, लाइक गवर्नमेंट में भी यूज़ हो रहा है, बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर में थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर जो है यूज़ किया जाने लगे। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, ICs हैं। एग्जाम्पल IBM 360, PDP-8 की फीचर्स क्या है? ICs कंबाइन 1000 of transistors on a chip. ओके, यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक COBOL एंड Fortran। फर्स्ट में हमने यूज़ की लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में हमने यूज़ किया असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ किया हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज COBOL एंड Fortran। मैग्नेटिक डिस्क for storage purpose, supported time sharing multiple users, small, faster and cheaper. Mode of use used in business, universities and government, handle data processing and and scientific tasks. Significance क्या था इसका? Increased accessibility and versatility and pave way for widespread adoption. मतलब ये एक ऐसा थर्ड जनरेशन एक ऐसी वेव थी जिसमें इसे वाइडली यूज़ किया जाने लगा, वाइडली अडॉप्ट किया जाने लगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी हमारे सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। लिमिटेशंस, फिर भी कुछ लिमिटेशंस थे इसमें, क्या थे? स्टिल रिक्वायर टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड लिमिटेड यूज़र इंटरफेरेंस। यूज़र इंटरफेरेंस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ होते थे, इसमें कमांड देना होता था। अब हम लोग यूज़ करते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस। ये डेवलपमेंट ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, रिवोल्यूशनाइज्ड कंप्यूटर डिज़ाइन। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं हम। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो एरा है वो 1971 से प्रेजेंट तक है, मतलब प्रेजेंट लाइक 2020, 24 जो भी बोलें, 25 भी मान सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है।
The fourth generation began with the invention of microprocessors, a single chip acting as a computer brain developed by Intel in 1971. Computers like the Apple II, IBM PC, and modern laptops use microprocessor, making them compact, affordable, and powerful. Graphical user interfaces like Windows and devices like keyboards and mice make them user-friendly. They support diverse tasks from gaming to internet browsing. This generation saw the rise of PCs, यानी personal computers and networks. Transformation in daily life. Most computers today include smartphones belong to this generation. So ये काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है फोर्थ जनरेशन का. इसको आप बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके खुद से लिख सकते हैं क्योंकि इस एरा में हम सब हैं और हम सब इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. और ये जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था जिसमें हमने आईसीएस को यूज़ किया, अब उसको हटा के हम माइक्रो प्रोसेसर्स पे यूज़ कर रहे हैं. इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है. इसकी एग्जांपल एप्पल II, IBM PCs, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स, मॉडर्न लैपटॉप्स. की फीचर्स माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप एज अ कंप्यूटर ब्रेन. ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस लाइक विंडोज, जिसमें हम लोग मेन्यू वगैरह इसमें हमें आइकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करके हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं. Compact, affordable, and powerful. Supported networking and internet use, keyboard, mouse, and touch screens. Mode of use, personal use like gaming, browsing, work, etc. Business, education, and home. अब ये हर सेक्टर में है. You can write every sector. जो भी दिमाग में आता आप सब लिख सकते हो इसमें. सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इंट्रोड्यूस पर्सनल कंप्यूटर्स. इसने बताया कि हमारे जो था पहले के एरा में क्या था कि ये बहुत लिमिटेड जगह पे यूज़ हो रहा था, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, बट अब इंडिविजुअल पर्सन अपनी नीड के हिसाब से कंप्यूटर पिक कर सकता है. तो उसने ये सिग्निफिकेंस है. ट्रांसफॉर्म डेली लाइफ विद कनेक्टिविटी. इसके फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे सिक्योरिटी रिस्क हो गया, वायरस हो गया, वायरसेस, हैकिंग, बहुत सारे वायरस इंजेक्ट किए जाते हैं, हैक किया जाता है, तो ये सब इसके लिमिटेशन है. रैपिड ऑब्सोलेंस ड्यू टू अपग्रेड्स. की डेवलपमेंट इंटेल प्रोसेस 1971. फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट फ्यूचर. लाइक आज से लेके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए इसको माना गया है फिफ्थ जनरेशन. द फिफ्थ जनरेशन focuses on AI and emerging technologies like quantum computing. Computers such as IBM's quantum system or AI models like neural networks aim to mimic human thinking, process natural language, and solve complex problems. They use parallel processing for speed and handle massive datasets for applications like self-driving cars and virtual assistants. Still in development, this generation promises smarter, faster machines but faces challenges like high cost and technology complexity. It represents the future of computing, blending technology with human-like intelligence. तो जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो पूरी फोकस जो है एआई में कर रहा है, सॉफ्टवेयर में है. पहले सारे जितने भी जनरेशन में देखे उसमें कोई ना कोई हार्डवेयर का वर्क था, बट इसमें पूरा का पूरा पर्पस एआई यानी सॉफ्टवेयर का है. बहुत सारे प्रोग्रामर्स आते हैं, कोड लिखते हैं, उस चीज़ों को वर्क कराते हैं. रोबोटिक्स वगैरह में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है एआई वगैरह का. और इवन आप जैसे चैटबॉट वगैरह जितने भी हमारे बने सब एआई के पर्पस से ही बने हैं. क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स जैसे IBM's क्वांटम सिस्टम और एआई मॉडल्स फॉर लाइक न्यूरल नेटवर्क्स. अगर आप आगे चल के एआई में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह क्या होता है. और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं. पैरेलल प्रोसेसिंग लाइक एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो, जिसकी वजह से स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, हम ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर सकते हैं एक ही टाइम पे. और अभी भी ये डेवलपमेंट में है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, ये स्टिल ऑनगोइंग है. आप इसमें अपने हिसाब से जो आपके माइंड में आ रहा है कि आगे चल के ऐसा हो सकता है, उस चीज़ को भी एज अ स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं. इसमें कोई भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा. टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग. एग्जांपल्स IBM क्वांटम, AI न्यूरल नेटवर्क्स. Key features like AI enables human-like thinking, like voice assistants, parallel processing for speed, handle massive data sets, quantum computing for complex problems, natural language processing. Mode of use, application in self-driving cars, healthcare, and robotics, used for research and advanced analytics. Significance, promises smarter, faster machines, shapes future of technology. Limitations क्या है इसके?
हाई डेवलपमेंट कॉस्ट है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड एथिकल कंसर्न्स हैं कि डेवलपमेंट एआई एंड क्वांटम एडवांस है। तो ये पूरा जो था हमारा ब्रीफ हिस्ट्री था कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। इसके आगे की भी जो सीरीज़ है वो हम ला रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो कंप्यूटर सिस्टम का होगा। कंप्यूटर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज़ एंड इट्स लिमिटेशंस का होगा। और ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है सेम टू सेम गो थ्रू होगा।